डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के काम करने के तौर तरीकों में एक संभावित भूचाल लाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। विषय है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, जिसे हाल ही में 6 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल्कुल, और ये बिल मतलब कर्मचारियों को उनके काम के तय घंटों के बाद ऑफिस के कॉल्स, ईमेल्स और मैसेज को नजरअंदाज करने का एक कानूनी अधिकार देने की बात करता है, और वो भी बिना नौकरी से निकाले जाने या किसी और दंड के डर के। तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल यही है, क्या ये कानून भारत के, आप कह सकते हैं, डिजिटल होते वर्कफोर्स के लिए एक जरूरी और प्रगतिशील सुधार है? या फिर ये एक ऐसा आदर्शवादी विचार है जो हमारी अर्थव्यवस्था और काम की जो असलियत है उससे कोसों दूर है। एक ऐसा कानून जिसे लागू करना मतलब लगभग नामुमकिन होगा। मानना है कि ये बिल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, वर्क लाइफ बैलेंस और मानवीय कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। ये डिजिटल युग में मजदूरों के अधिकारों की एक नई लड़ाई है, ऐसा मैं कहूँगा। और मैं इस नजरिए से आ रही हूँ कि ये बिल सैद्धांतिक रूप से भले ही कितना ही अच्छा क्यों न लगे, लेकिन इसे जमीन पर उतारना, इसे लागू करना बेहद मुश्किल है। और ये भारत के उन उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, भारत में काम करने का तरीका अब वो नहीं रहा जो मान लीजिए 10 साल पहले था। डिजिटल टेक्नोलॉजी और खासकर महामारी के बाद से जो रिमोट वर्क का चलन बढ़ा है, उसने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है जिसे हम हमेशा ऑन कल्चर कहते हैं। इसने हमारे काम और निजी जिंदगी के बीच की जो महीन रेखा थी उसे पूरी तरह से मिटा दिया है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। 2023 का डिलॉयट सर्वे ही देख लीजिए, वो बताता है कि 83% भारतीय कर्मचारियों ने माना कि उन पर काम के घंटों के बाद भी जवाब देने का दबाव रहता है। ये आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और इसका नतीजा हम सब देख रहे हैं, बढ़ता तनाव, एंजाइटी और बर्नआउट। तो ये बिल इसी जहरीली संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये कर्मचारियों को अपनी सीमाएं फिर से तय करने का अधिकार देता है। ये कोई सुविधा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने वाले आधुनिक श्रम कानूनों की जरूरत है। आपने जो मानसिक स्वास्थ्य की बात की, वो वाकई एक गंभीर मुद्दा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी देखना होगा, है ना? सबसे पहली बात, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत की आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ 14 ऐसे बिल ही कानून बन पाए हैं। तो इसके पास होने की संभावना वैसे ही बहुत कम है। पर चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये आगे बढ़ता है, तो इसे लागू करने की चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। आप IT, हेल्थ केयर या कस्टमर सर्विस जैसे उद्योगों के बारे में सोचिए, जो 24 घंटे और अलग-अलग टाइम जोन में काम करते हैं। इस तरह का सख्त नियम उन कंपनियों के लचीलेपन को खत्म कर देगा, खासकर वो जो विदेशी ग्राहकों के साथ काम करती हैं, जहां तुरंत जवाब की उम्मीद की जाती है। और ये जो काम के घंटे या उचित संपर्क जैसी परिभाषाएं हैं, इनका क्या? इनकी अस्पष्टता नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच कभी न खत्म होने वाले विवादों को जन्म देगी। आपने जो व्यवहारिक चुनौतियां बताई, मैं मानता हूँ वो है, पर क्या हम कर्मचारी कल्याण को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर सकते हैं? और मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इससे उत्पादकता को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि कई स्टडीज इसका उल्टा बताती हैं। जो कर्मचारी अच्छी तरह से आराम करते हैं, जिन्हें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वक्त मिलता है, वे लंबे समय में ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होते हैं। ये बिल असल में मतलब कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। इससे बर्नआउट कम होगा, कर्मचारी कंपनी में ज्यादा समय तक टिकेंगे, जिसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं, वो बेहतर होगा। और हम दुनिया में अकेले नहीं हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। फ्रांस ने मेरे ख्याल से 2017 में और ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी हाल ही में 2024 में ऐसे कानून बनाए हैं, और वहाँ के जो शुरुआती नतीजे हैं वो वर्क कल्चर में सकारात्मक बदलाव दिखा रहे हैं। ये कर्मचारियों के आराम करने के मूल अधिकार को फिर से स्थापित करने की एक कोशिश है। सकते हैं, हमारी जमीनी हकीकत तो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आउटसोर्सिंग और ग्लोबल क्लाइंट्स पर निर्भर है ना? आप सोचिए, अमेरिका में बैठा एक क्लाइंट भारत में अपनी टीम से सुबह बात करना चाहता है, जो यहाँ रात का वक्त है। अगर भारतीय कंपनियां मतलब 24/7 उपलब्ध नहीं होंगी,
तो ये काम फिलीपींस या वियतनाम जैसे देशों में चला जाएगा जहां ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे ग्लोबल मार्केट में टिके रहने की भारत की क्षमता पर सीधा असर पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नियोक्ता इसकी लागत को लेकर भी तो परेशान होंगे। अगर किसी कर्मचारी को काम के बाद जवाब देना ही पड़ता है तो क्या उसे ओवरटाइम का पैसा देना होगा? इससे कंपनियों पर, खासकर छोटे स्टार्टअप्स पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वे नई भर्तियां करने से कतरा सकती हैं। यहीं पर हमारे नजरिए में बुनियादी फर्क है। आप इसे एक बोझ के तौर पर देख रहे हैं, जबकि मैं इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखता हूं। कंपनियों को ये समझना होगा कि कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। आपने स्टार्टअप्स की बात की, लेकिन आज के युवा कर्मचारी सिर्फ सैलरी नहीं देखते, वो वर्क लाइफ बैलेंस को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। जो कंपनियां ये माहौल देंगी, वे ही सबसे अच्छा टैलेंट अपनी ओर खींच पाएंगी। और जहां तक स्वनियमन की बात है या कंपनियों के भरोसे छोड़ने की, तो भारत का इतिहास बताता है कि ये मॉडल ज्यादातर नाकाम रहा है। कई कंपनियां मुनाफे को हमेशा कर्मचारी कल्याण से ऊपर रखती हैं। इसीलिए एक कानूनी ढांचा जरूरी है जो कर्मचारियों को असली सुरक्षा दे और नियोक्ताओं को जवाबदेह बनाए। इस बिल में जो प्रस्तावित कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण है, उसकी स्थापना इसी निगरानी और विवादों को सुलझाने के लिए तो है। वो ये सुनिश्चित करेगा कि कानून सिर्फ कागज पर न रह जाए। उस तर्क में दम है कि सिर्फ कंपनियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता, पर उसका दूसरा पहलू ये है कि एक सख्त कानून जो हर उद्योग पर एक ही तरह से लागू हो, वो भी इसका हल नहीं है। या हमें अलग-अलग देशों के मॉडल से सीखना चाहिए। जर्मनी का उदाहरण लीजिए, वहाँ फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों ने खुद से ऐसी नीतियाँ अपनाई कि काम के बाद सर्वर से ईमेल भेजना बंद कर दिया जाए, और ये सफल रहा। हमें एक कठोर कानून बनाने के बजाय शायद आयरलैंड के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने 2021 में एक आचार संहिता यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस जारी की। ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि सलाहकारी है। ये कंपनियों को अपने सेक्टर की ज़रूरतों के हिसाब से नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ना कि उन पर एक नियम थोपता है। ये एक ज़्यादा संतुलित और लचीला नज़रिया है जो भारतीय संदर्भ में शायद बेहतर काम करे। ये कंपनियों को जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा, बिना उनकी रफ्तार को रोके। आचार संहिता का विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत में जहां श्रम कानूनों का पालन करवाना पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, वहां एक सलाहकारी कोड कितना कारगर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सलाहकारी दिशा निर्देशों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में जहां एचआर नीतियां उतनी मजबूत नहीं होती। एक कानूनी अधिकार कर्मचारी के हाथ में एक ठोस ताकत देता है। वो कह सकता है, कानून मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इस वक्त जवाब ना दूं। आचार संहिता में ऐसी कोई निश्चितता नहीं होती। और ये सिर्फ कॉर्पोरेट जगत का मुद्दा नहीं है। भारत में काम की संस्कृति ऐतिहासिक रूप से आप कह सकते हैं शोषणकारी रही है। पहले खेतों और कारखानों में शारीरिक शोषण होता था, अब डिजिटल दुनिया में मानसिक शोषण हो रहा है। ये उसी की एक नई शक्ल है। एक मजबूत कानून ही इस संस्कृति को बदलने की शुरुआत कर सकता है। से करेगा। आप आपात स्थिति किसे कहेंगी? सोचिए, एक आईटी कंपनी का सर्वर आधी रात को क्रैश हो जाता है। क्या ये आपात स्थिति नहीं है? एक न्यूज़ चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, क्या रिपोर्टर ये कह सकता है कि मेरे काम के घंटे खत्म हो गए? या एक डॉक्टर जिसे इमरजेंसी कॉल आती है, अगर कोई कर्मचारी इसे अनदेखा कर दे तो क्या होगा? ये अस्पष्टता कानून के दुरुपयोग का दरवाजा खोल सकती है, दोनों तरफ से। नियोक्ता किसी भी काम को आपात स्थिति बताकर कर्मचारी पर दबाव बना सकते हैं, और कर्मचारी हर जरूरी काम को टालने के लिए इसका बहाना बना सकते हैं। और इसकी निगरानी, क्या सरकार हर कंपनी के ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज की निगरानी करेगी? ये तो व्यवहार में असंभव लगता है। मैं मानता हूँ परिभाषाओं को साफ करना और दिशा निर्देश बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ये इस बिल के मूल उद्देश्य को खारिज करने का कारण नहीं होना चाहिए। कोई भी बड़ा सुधार जब आता है तो अपने साथ ऐसी चुनौतियां लेकर आता है। प्रस्तावित कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण का मुख्य काम ही इन परिभाषाओं को गढ़ना और सेक्टर के हिसाब से नियम बनाना होगा। वो केस दर केस के आधार पर विवादों का निपटारा कर सकता है। चुनौतियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस गंभीर मुद्दे को कालीन के नीचे धकेल दें। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम कहें कि क्योंकि ट्रैफिक नियमों की निगरानी मुश्किल है, इसलिए हमें ट्रैफिक नियम ही नहीं बनाने चाहिए।
हमें कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो करनी ही होगी। मैं शुरुआत करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शुरुआत का तरीका सही होना चाहिए। और शायद इसका जवाब भारत के बिल के सख्त रवैये और सिर्फ सलाह देने वाले मॉडल के बीच में कहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो 2024 का कानून है, वो एक अच्छा मध्य मार्ग दिखाता है। वो कर्मचारियों को हर तरह के संपर्क को अनदेखा करने का पूरा अधिकार नहीं देता, बल्कि सिर्फ अनुचित यानी अनरीजनेबल संपर्क को अनदेखा करने का अधिकार देता है। अब संपर्क अनुचित है या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कर्मचारी की भूमिका क्या है, उसे कितनी सैलरी मिलती है और स्थिति कितनी जरूरी है। एक सीनियर मैनेजर से देर रात संपर्क करना शायद उचित हो, लेकिन एक जूनियर ट्रेनी को बार बार परेशान करना अनुचित माना जाएगा। ये एक ज्यादा व्यवहारिक नजरिया है। भारत का बिल एक झटके में सभी संपर्क को रोकने की बात करता है, जो मुझे लगता है अतिवादी है। हमें एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो लचीला हो और अलग अलग उद्योगों की हकीकत को समझे। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये बिल भारत के श्रम कानूनों को डिजिटल युग के हिसाब से ढालने की दिशा में एक बहुत ही जरूरी और प्रगतिशील चर्चा की शुरुआत करता है। हो सकता है कि ये अपने मौजूदा स्वरूप में कभी पारित ना हो, लेकिन इसने एक जरूरी विचार को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है कि उत्पादकता का मतलब हर समय उपलब्ध रहना नहीं होता। असली उत्पादकता तब आती है जब काम टिकाऊ हो, जब कर्मचारियों को आराम करने और रिचार्ज होने का पूरा मौका मिले। ये बिल उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि यह बिल एक बेहद जरूरी मुद्दे को उठाता है, लेकिन इसका प्रस्तावित एक नियम सब पर लागू वाला समाधान भारत के विविध आर्थिक परिदृश्य के लिए शायद अव्यवहारिक है। हमें एक ज्यादा लचीले और चरणबद्ध दृष्टिकोण की जरूरत है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के अनुचित संपर्क को रोकने वाले कानून या आयरलैंड की सलाहकारी आचार संहिता में दिखता है। ऐसा दृष्टिकोण जो अलग अलग क्षेत्रों की जरूरतों को भी ध्यान में रखे और इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी जिंदा रखे। निश्चित रूप से ये बिल भारत में काम के भविष्य को लेकर एक ऐसी बहस छेड़ता है जिसे हम और ज्यादा समय तक टाल नहीं सकते। बिल्कुल। और असली चुनौती एक ऐसा संतुलन खोजने में है जो कर्मचारी कल्याण और भारत की आर्थिक प्रगति दोनों को एक साथ साध सके। इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।